हेलो एवरीवन, वेलकम टू बैटल आइस। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। आज के वीडियो में हम 30 जनवरी का न्यूज़पेपर एनालिसिस करेंगे। इसमें टोटल मैंने 5 आर्टिकल लिए हैं, जिसमें पहला आर्टिकल बात करता है कैग ने कुछ मेजर इरेगुलरिटीज़ को हाईलाइट किया है येटिना होल ड्रिंकिंग वाटर प्रोजेक्ट के ऊपर। यहाँ पे आपको मैं समझाऊंगा ये ड्रिंकिंग वाटर प्रोजेक्ट में क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं जो बताई गई हैं, उसके पीछे क्या प्रॉबेबल रीज़न हो सकता है, इसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, और कैग के रिगार्ड में जो क्वेश्चंस यूपीएससी पूछ सकती है वो मैं एक साथ डिस्कस करूंगा। नेक्स्ट आर्टिकल बात करता है इकोनॉमिक सर्वे जो आया है उसमें फिस्कल डेफिसिट और एफआरबीएम के ऊपर जो बात हुई है वो मैं बताऊंगा। इसी से कनेक्टेड जो यूपीएससी में क्वेश्चंस पूछे गए हैं वो आपके साथ डिस्कस करूंगा। फिर आप देखेंगे जीएस 3 2013 में इसी से कनेक्टेड क्वेश्चन पूछा गया है, व्हाट वर द रीजंस फॉर इंट्रोडक्शन ऑफ एफआरबीएम एक्ट 2003। नेक्स्ट आर्टिकल बात करता है जो स्पेस में रिसर्च चल रही है ओवरऑल पूरे ग्लोब पे, उसका क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है हेल्थ केयर के ऊपर, वो मैं समझाऊंगा। आपको मैं हेल्थ केयर स्पिन ऑफ का मतलब समझाऊंगा जिससे आपकी एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो, कैसे स्पेस टेक को समझते हैं, इसमें नैनोटेक का क्या इस्तेमाल है वो आपके साथ मैं डिस्कस करूंगा। नेक्स्ट आर्टिकल बात करता है इथेनॉल ब्लेंडिंग के ऊपर। अब मेस का एक्सपेंशन हो रहा है तो इसका क्या इम्पैक्ट हो सकता है ओवरऑल अगर हम ऐसे ही इथेनॉल ब्लेंडिंग को और ज़्यादा एक्सपैंड करेंगे। उसके बाद आर्टिकल बात करता है क्लाइमेट चेंज और जो डेवलपमेंट है, इन दोनों का अगर साथ में हम एक साथ करने की कोशिश करेंगे तो क्या यहाँ पे कोई चीज़ कॉम्प्रोमाइज़ होगी या दोनों को हम बैलेंस कर सकते हैं, क्या इसमें कोर मैसेज होगा, वो सारी चीज़ें आपको मैं बताऊंगा इस एडिटोरियल में जिससे आपकी अंडरस्टैंडिंग अच्छे से डेवलप हो। इसके की पॉइंट्स आपको बताऊंगा जो कि आप मेंस में यूज़ कर सकते हैं। इस पूरे आर्टिकल की समरी आप बैटल आइस के टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं अपना पहला आर्टिकल। अब पहला आर्टिकल में टू द पॉइंट रखता हूँ। यहाँ पे पहले हुआ क्या है, कोर आर्ग्यूमेंट क्या है वो समझाता हूँ। पहली चीज़ तो ये हुई है कि जो आपका इकोनॉमिक सर्वे 25-26 आया है, इसके अंदर इन्होंने कहा है कि भाई जो फिस्कल टारगेट्स हैं हमारे, वो कोई दिक्कत नहीं है, हम भले ही थोड़ा बहुत नुकसान में हैं, हम जो कुछ भी है, लेकिन वो जितनी भी प्रॉब्लम्स प्रिवेल कर रही है, इट इज़ बिकॉज जियो पॉलिटिक्स इस समय बहुत ज़्यादा वॉलेटाइल है, जियो इकोनॉमिक सिचुएशन बहुत ज़्यादा ख़राब है। इस वजह से भले ही हमारे फिस्कल टारगेट नहीं अचीव हो पा रहे हो प्रॉपर तरीके से, लेकिन हम अभी भी उस डायरेक्शन में है जिससे एक दिन हम अचीव कर लेंगे। ठीक है। अब यहाँ पे एक चीज़ और बोली गई है कि जो स्ट्रिक्ट एफआरबीएम टारगेट है, अब एफआरबीएम का आपका मतलब पता होगा, आपने एफआरबीएम एक्ट 2003 पढ़ा होगा जहाँ पे पर्टिकुलरली बात होती है फिस्कल मैनेजमेंट के ऊपर। तो यहाँ पे इकोनॉमिक सर्वे कहता है हम लोग पर्टिकुलरली एकदम स्ट्रिक्ट सेंस में टारगेट नहीं कर रहे हैं, क्योंकि अगर हम उस पर स्ट्रिक्ट सेंस में टारगेट करेंगे कि हमें अपना जो फिस्कल डेफिसिट है वो केवल 3% रखना है, 3% ही हम रखेंगे फिस्कल डेफिसिट ऑफ जीडीपी, अगर हम ये से थोड़ा सा ऊपर भी जा रहे हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम उसको कम करने के लिए अपनी जो पॉलिसी है उसको रेस्ट्रेन करना या उस पॉलिसीज को हम चेंज करना स्टार्ट कर देंगे। तो इसमें सेंटर ने अपनी पोजीशन ली है। 2020 और 21 की बात की जाए 9.2% था फिस्कल डेफिसिट, मतलब जो पूरा घाटा था इस फिस्कल ईयर में उसमें जीडीपी का 9.2% था। 25-26 में 4.4% हो चुका है। तो इनका कहना है भैया हम लोग टारगेट पे हैं। तो एफआरबीएम एक्ट कहता है कि भैया जो कुछ भी आपका फिस्कल डेफिसिट है, जो एक लॉस हुआ है आपको, वो मात्र 3% होना चाहिए जीडीपी का। तो इनका कहना है भैया हम लोग 4.4% है, 1.4% तो है हम ऑलरेडी, लेकिन अगर कंपेयर करोगे आप कहाँ से, पैंडेमिक एरा से, तो उससे तो हम कम ही आए हैं। तो यहाँ पे जो फिस्कल प्रूडेंस है, जो हमारा कैपिटल एक्सपेंडिचर है, अब आपको पता हो कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या होता है, ऐसा खर्चा जिससे एसेट क्रिएट होता है जिससे प्रॉफिट मिल सके। ठीक है। चलो अब यहाँ पे बात होती है कौन कौन सी चीजें पर्टिकुलरली हाईलाइट की गई हैं। अगर हम बात करें पोस्ट कोविड में फिस्कल जो डिसिप्लिन अपनाया गया था उससे धीरे धीरे ट्रस्ट दोबारा बिल्डअप हुआ है, और ये चीज़ उन्होंने फिर से बोली है कि भैया आप जो है फाइनेंशियल मार्केट पे कॉन्फिडेंस रखिए। जो क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज हैं, जो टर्म यूज हुआ है इसको जरूर ध्यान रखिएगा, जो क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज हैं इनकी जो बातें हैं उन पे विश्वास रखिए, सब लोग सही बोल रहे हैं, इंडिया विल कम ऑन इट्स पाथ ऑफ ग्रोथ, ये इनका कहना है। लेकिन यहाँ पे कुछ कंसर्निंग पॉइंट क्या है, जो रेवेन्यू सरप्लस की बात होती है 2018-19 में 19 स्टेट्स में रेवेन्यू सरप्लस था, अब 2025 में
केवल 11 में बच गया, मतलब 8 स्टेट्स अब थोड़ा सा डेफिसिट में जा चुके हैं। अगर बात करें स्टेट का जो रेवेन्यू डेफिसिट था वो 0.1% से 0.7% बढ़ चुका है। ये सारी चीज़ें शो कर रही हैं कि हम लोग थोड़ा थोड़ा स्टेट्स के ऊपर बर्डन भी क्रिएट हो रहा है। अब यहाँ पे अगर आप ध्यान देंगे तो पॉइंट बात हुई है क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज के ऊपर। तो अब आपको मैं बताता हूँ कुछ क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज इंडिया की, जिससे आपकी अंडरस्टैंडिंग बिल्डअप हो पाए। तो आपको सभी क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज को पढ़ोगे, जैसे क्रिसिल आप सुनते हो, ये ओल्डेस्ट और लार्जेस्ट रेटिंग एजेंसीज हैं। ये करती क्या हैं, ये जो आपकी एनबीएफसीज होती हैं या जो फाइनेंशियल कंपनीज होती हैं उनको रेट करती हैं कि वो कितनी ज़्यादा केपेबल हैं। वो अगर कहीं से पैसा उठा रही हैं तो क्या पैसा वापस कर पाएंगी, नहीं कर पाएंगी। तो इकरा हो गया, क्रिसिल हो गया, केयर हो गए, इनका सिर्फ नाम पढ़ लीजिएगा, आपके दिमाग में एक अंडरस्टैंडिंग बिल्डअप हो जाएगी। ठीक है, अब बात करते हैं, देखिए 2022 में इसी से कनेक्टेड क्वेश्चन पूछा गया है। इन इंडिया क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज आर रेगुलेटेड बाय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो अब आपको कई बार ये सारे क्वेश्चंस मैं समझा चुका हूं प्रीवियस आर्टिकल्स में भी, तो एक बार आप खुद से अटेम्प्ट करने की इसको कोशिश करिएगा। फिर कह रहे हैं द रेटिंग एजेंसी पॉपुलरली नोन एज इकरा इज अ पब्लिक लिमिटेड कंपनी। तो अपने आप से सोचिए, इज इट सो? फिर कह रहे हैं ब्रिकवर्क रेटिंग इज एन इंडियन क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज। अगर आप ध्यान दोगे यहाँ पे जितनी भी क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज हैं, यहाँ पे ब्रिकवर्क के ऊपर ही बात की गई है। तो एक बार आप जो क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज हैं उनके बारे में थोड़ा सा डिटेल पढ़िएगा, तो आपको समझ में आएगा कि कैसे यूपीएससी में क्वेश्चन फ्रेम होते हैं। अगर कह रहे हैं पब्लिक लिमिटेड कंपनी है तो क्या यहाँ पे लिमिटेड आ रहा है, तो क्या हो सकती है कि नहीं हो सकती है, ये आप एक बार अटेम्प्ट करने की कोशिश करिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन अगर आप बात करेंगे 2018 का, ये क्वेश्चन एफआरबीएम के ऊपर पूछा गया। क्या कह रहा है, कंसीडर द स्टेटमेंट रिगार्डिंग 1, 2, 3 स्टेटमेंट दिए गए हैं। अगर आप ध्यान से पढ़ेंगे, कह रहे हैं एफआरबीएम कमेटी जो रिपोर्ट है उसने रिकमेंड किया है जो जीडीपी रेशियो 60% फॉर जनरल जो आपका गवर्नमेंट रहता है बाय 2023, फिर यहाँ पे 40% जो रहेगा सेंट्रल गवर्नमेंट का रहेगा, 20% जो रहेगा स्टेट गवर्नमेंट रहेगा। अब डेट टू जीडीपी रेशियो होता क्या है, मतलब जो जीडीपी है अगर x%, इस x जीडीपी का कितना अमाउंट हम डेट से कर सकते हैं फुलफिल, बेसिकली इसी सब चीज़ों की बात होती है। अगर और आप रेशियोज की बात करेंगे तो टैक्स टू जीडीपी रेशियो की बात होती है। ये क्या कहता है, यहाँ पे बात होती है जो टोटल ओवरऑल जीडीपी है उसमें से कितना हिस्सा हमें टैक्स से मिल रहा है, जो टैक्स रेवेन्यू आ रहा है। अगर आप बात करें सेकंड स्टेटमेंट की, ये कहता है सेंट्रल गवर्नमेंट हैज डोमेस्टिक लायबिलिटी ऑफ 21%। तो यूपीएससी की अक्सर आदत होती है जो न्यूमेरिकल डेटा देती है उसको गलत कर देती है। फिर यहाँ पे आप देखेंगे थर्ड स्टेटमेंट कह रहा है एज पर कॉन्स्टिट्यूशन। तो क्या ये स्टेटमेंट सही है, यहाँ पे बिल्कुल सही है। यहाँ पे इट इज मैंडेटरी फॉर स्टेट टू टेक दी सेंट्रल गवर्नमेंट कंसेंट फॉर रेजिंग एनी लोन। तो यहाँ पे 1 और 3 स्टेटमेंट अगर आप ध्यान से पढ़ेंगे तो सही हो जाएगा। नेक्स्ट आर्टिकल बात करता है कैग ने क्या मेजर इरेगुलरिटीज को फ्लैग किया है यत्तिनहोले जो ड्रिंकिंग वाटर प्रोजेक्ट था। तो अब जो सीरियस फ्लॉज आए हैं वो क्यों बताए गए हैं। पहली चीज तो कहा है कि भैया जो प्रोजेक्ट है आपका 10 साल से रन कर रहा है लेकिन अभी तक कंप्लीट ही नहीं हो पाया है। और इसके अंदर जो की फाइंडिंग्स आई हैं वो कहती हैं 80% जो वर्क है वो विदाउट चेकिंग कॉन्ट्रैक्टर्स को दे ही दिया गया है। उसमें उनका ना एक्सपीरियंस देखा गया, ना उनकी फाइनेंशियल कैपेसिटी देखी गई है। तो कैसे आपने प्रोजेक्ट को असाइन कर दिया इन कॉन्ट्रैक्टर्स को। 67 कॉन्ट्रैक्ट्स जो हैं केवल 7 कॉन्ट्रैक्टर्स को दिए गए हैं, इवन दो एक कॉन्ट्रैक्टर ने तो 11 कॉन्ट्रैक्ट लिए हैं। अप्रोक्सीमेटली 5,000 करोड़ का उसको कॉन्ट्रैक्ट मिला है। तो ऐसा कैसे हुआ है, ठीक है। तो इन्होंने ये इरेगुलरिटीज को हाईलाइट किया है। यहां पे कहा जा रहा है अनड्यू फाइनेंशियल बेनिफिट मिला है कॉन्ट्रैक्टर्स को, जीएसटी गेन्स जो है वो रिकवर नहीं हुए हैं। ओरिजिनल कॉस्ट 2012 में अप्रोक्सीमेटली 8,000 करोड़ थी, अब इसको 2023 में 23,000 करोड़ अप्रोक्सीमेटली देखा जा रहा है। तो ये सब चीजें क्या हाईलाइट कर रही है, दिखा रही भैया इतना कैसे प्रोजेक्ट की कॉस्ट बढ़ चुकी है, इतना हो क्या रहा है यहाँ पे वाटर प्रोजेक्ट में। इनका कहना है एक्सपेंडिचर के स्टेटस की बात की जाए तो इतना तो ऑलरेडी एक्सपेंड कर चुके हैं अप्रोक्सीमेटली 15। तो इंपैक्ट क्या हो रहा है, इंपैक्ट ये हो रहा है कि अब धीरे धीरे जो ड्रिंकिंग वाटर की सप्लाई है वो डिले होती जा रही है। पर्टिकुलरली जो ड्रॉट प्रोन एरियाज कोलर है, चिक्कबल्लापुर जो डिस्ट्रिक्ट है, उन सब में इससे क्या होगा, जो फिस्कल बर्डन है वो इंक्रीज हो जाएगा, गवर्नेंस की क्रेडिबिलिटी इशू बहुत ज़्यादा इंपैक्ट हो जाएगी। अगर बात की जाए यत्तिनहोले जो प्रोजेक्ट है पर्टिकुलरली कहाँ पे किस डिस्ट्रिक्ट के लिए बनाया जा रहा है या कौन कौन सी एरियाज कवर होंगी, मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया, कोलर और चिक्कबल्लापुर।
अगर मैं बताऊं ये रिवर प्रोजेक्ट में रिवर बेसिन कौन सी है, तो जो नेत्रावती रिवर है उसकी वेस्ट फ्लोइंग जो साइड है उसकी ट्रिब्यूटरी में इसको बनाने का एक प्रॉपर प्लान बनाया गया है। ये 10 साल से चल रहा है। ये सारी चीज़ें बेसिक हैं जो आपको पता होनी चाहिए इसमें, ठीक है। चलो अब बात करते हैं हम लोग नेक्स्ट आर्टिकल पे। अब ये जो मैंने आपको इसके पहले यत्तिना होली का बताया था, इसका मेन ऑब्जेक्टिव ये है ताकि आप समझ सकें कैग के बारे में, यूपीएससी कैसे कैग के ऊपर क्वेश्चन पूछता है। तो आप एक बार कैग का स्टैटिक पोर्शन पढ़िएगा, कैग कैसे काम करता है, ऑडिटिंग करता है, इसकी जो सैलरी होती है वो चार्ज अगेंस्ट होती है, क्या इसकी इंडिपेंडेंस होती है, ये केवल गवर्नमेंट का ऑडिटिंग करता है या फिर जो आपकी अलग प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज को भी करता है, या गवर्नमेंट सारी कंपनीज को करता है। ये सारे टर्म्स होते हैं जहां से यूपीएससी अक्सर क्वेश्चंस को फ्रेम करती है, ठीक है। चलो अब बात करते हैं हम लोग नेक्स्ट आर्टिकल। नेक्स्ट आर्टिकल बात कर रहा है स्पेस एक्सप्लोरेशन अब धीरे 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 प्रोड्यूस कर रहा है मेजर हेल्थ केयर टेक जो कि धरती पे यूज होते हैं। अगर बात की जाए नासा के रिगार्ड में, तो 2000 प्लस स्पेस स्पिन ऑफ्स हुए हैं सिंस 1976। अब एक शब्द को समझिए, स्पेस स्पिन ऑफ्स मतलब क्या होता है? स्पिन ऑफ्स मतलब होता है जो जिस जगह पे है उस जगह से स्पिन होकर दूसरी जगह चला जाना। इसका अर्थ ये होता है, एक टर्म है बेसिकली, कि स्पेस के अंदर जो टेक या मटेरियल जो इस्तेमाल होते हैं वो पर्टिकुलरली उसका प्राइमरी उद्देश्य क्या था, स्पेस के अंदर उसका यूज करना, लेकिन वहां से वो स्पिन हो चुके हैं, मतलब हट करके उनका इस्तेमाल हम अर्थ के ऊपर कर रहे हैं। किसमें? हेल्थ केयर में कर रहे हैं, उन्हीं स्पेस मटेरियल का इस्तेमाल। अब इसका इस्तेमाल करने से क्या हुआ है, हम लोग जो रिमोट सेंसिंग करते हैं, हम जो प्रॉपर डिफरेंट तरीके से रेडिएशंस को मैच करने की या कैच करने की कोशिश करते हैं, उन सब से हेल्थ केयर पे क्या इंपैक्ट पड़ा है? एमआरआई, सीटी स्कैन इम्प्रोवाइज हुए हैं। जो वेरेबल डिवाइसेस होते हैं उससे हमारा एक प्रॉपर तरीके से जो ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है, टेलीमेडिसिन, जो डिसीज सर्विलांस है, ये सारी चीज़ें क्या हुई हैं, ये इम्प्रोवाइज हुई हैं, ठीक है। नासा के रिगार्ड में अगर बात की जाए, अगर मैं इसरो के रिगार्ड में बात करूं तो नासा का जितना बजट है उसका केवल 6% बजट है, लेकिन फिर भी जो इसरो का आउटकम है ये बड़ा स्ट्रांग है। इसमें 350 प्लस टेक्नोलॉजीज ट्रांसफर कर चुका है इंडस्ट्रीज को। कौन? जो इसरो है। अगर मैं बात करूं कुछ की हेल्थ इनोवेशंस की, तो सैटेलाइट इनेबल्ड मोबाइल मेडिकल यूनिट्स बनाई गई हैं, स्मार्ट लिम्स बनाए गए हैं जो आपके आर्टिफिशियल लिम्स होते हैं। और अगर मैं डिफरेंट बेनिफिट्स की बात करूं तो जो पोर्टेबल डायग्नोस्टिक्स होते हैं, वैक्सीन कोल्ड स्टोरेज, मेडिकल ड्रोन डिलीवरी, ये सारी चीज़ें क्या शो करती हैं, जो स्पेस में हमने टेक का इस्तेमाल किया था वहां से क्या हुआ है, इसका स्पिन ऑफ हुआ है। अब स्पिन ऑफ होकर के क्या हुई है, वो चीज़ें अब हम लोग मेडिकल में यूज़ कर रहे हैं। अब ये जो पॉइंट्स मैंने लिखे हैं, हाउ स्पेस टेक हेल्प्स हेल्थ केयर, तो यहाँ पे एक एक पॉइंट को आप पूरा पढ़िएगा। इसको पढ़ने से आपके दिमाग में एप्लीकेशंस आ जाएंगे कि कैसे जो स्पेस टेक है उसमें से हमने मटेरियल को, उसके टेक का इस्तेमाल हमने किया है अपने जो रियल लाइफ की प्रॉब्लम को सॉल्व करने में, ठीक है। चलो अब हम लोग बात करते हैं सबका इंपैक्ट क्या होगा। इंपैक्ट हेल्थ केयर एक्सेस अच्छा होगा, कॉस्ट इफेक्टिव मेडिकल टेक बनेंगे, और जो एमर्जिंग इकोनॉमीज हैं उनके लिए काफी स्ट्रांग रिलेवेंस होगा, क्योंकि यहाँ पे स्पेस टेक बनेगा तो नैनो टेक भी डेवलप होगा उसी तरीके से। अब नैनो टेक डेवलप होगा, स्पेस टेक बनेगा, तो यूपीएससी काफी फेवरेट टॉपिक है। यहाँ से कई बार मेंस में हर बार 1 से 2 क्वेश्चन तो पूछे ही जाते हैं। आप नैनो टेक को देखेंगे, नैनो टेक के ऊपर मेंस में सवाल पूछा गया है, नैनो मेडिसिन के ऊपर सवाल पूछे हैं कि नैनो टेक का इस्तेमाल कैसे एग्रीकल्चर को ट्रांसफॉर्म कर रहा है, ठीक है। चलो अब बात करते हैं 2015 के सवाल के ऊपर। विद रेफरेंस टू द यूज ऑफ नैनोटेक इन हेल्थ सेक्टर विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट। कह रहे हैं टारगेट ड्रग डिलीवरी, नैनोटेक कैन लार्जली कंट्रीब्यूट, क्या ये सही है? एब्सोल्युटली दिस इज राइट, ठीक है। तो आप एक बार इसको पढ़िएगा तो आपके दिमाग में एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप होगी यूपीएससी कैसे क्वेश्चंस को फ्रेम करता है, ठीक है। चलो अब बात करते हैं हम लोग नेक्स्ट आर्टिकल पे। नेक्स्ट आर्टिकल बात कर रहा है इथेनॉल ब्लेंडिंग के ऊपर। अब हो क्या रहा है, इथेनॉल ब्लेंडिंग प्रोग्राम बहुत अच्छे से जोर शोर से चल रहा है। अब इसकी वजह से क्या हो रहा है, जो मेज कल्टीवेशन होता है, अब आपको मेज मतलब पता है, भुट्टे की बात हो रही है, कॉर्न की बात हो रही है, तो उसका जो एक्सपेंशन बहुत ज्यादा किया जा रहा है, ठीक है। अब जो उसका एक्सपेंशन हो रहा है तो धीरे 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 मेज क्या कर रहा है, जो पल्स, ऑयल सीड, मिलेट, सोयाबीन, कॉटन जैसी क्रॉप्स होती हैं उनको रिप्लेस करके मेज लगाया जा रहा है। अब मेज जब लगाया जा रहा है तो ये चीज हमें पता कैसे चली है, महाराष्ट्र, कर्नाटक के रीजन में ये प्रॉपरली शिफ्ट दिख रहा है। तो इसकी वजह से कंसर्न उठ रहा है कि भैया अगर हम लोग शिफ्ट हो जाएंगे मेज के कल्टीवेशन पे, ये सोच के कि चलो यहां पे तो हमें प्रॉफिट मिल रहा है क्योंकि इथेनॉल ब्लेंडिंग हो रही है, तो इसकी वजह से जो पल्सेस हैं, ऑयल सीड्स हैं, जो कि न्यूट्रिशनली क्रिटिकल हैं इंडिया के लिए, वो इंपैक्ट हो जाएंगी। और अगर उनका रिड्यूस्ड कल्टीवेशन होगा तो इससे जो हमारा ऑयल इंपोर्ट है वो इंक्रीज हो जाएगा, फूड की प्राइसेस और ज्यादा पुश हो जाएंगी।
क्योंकि जो सप्लाई है अगर वो रिड्यूस होगी और डिमांड उसकी एज इट इज रहेगी, तब भी क्या होगा, उसके प्राइसेस में इंक्रीज हो जाएगा। अब इससे प्राइस वोलेटिलिटी तो अपने आप ही बढ़ जाएगी। रिस्क क्या है, रिस्क यही हो रहा है कि धीरे धीरे क्या होगा, जो एनर्जी का सेल्फ रिलायंस है उसमें और जो फूड का सेल्फ रिलायंस है, इन दोनों में क्या हम एक बैलेंस बना पाएंगे या फिर नहीं बना पाएंगे, ये एक बड़ा सवाल खड़ा होता है। अब देखिए यहाँ पे 2025 का सवाल क्या पूछा गया है। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट ऑफ द टू मेजर इथेनॉल प्रोड्यूसर्स इन द वर्ल्ड, ब्राजील एंड यूएसए, द फॉर्मर प्रोड्यूसर्स मोर इथेनॉल देन द लेटर। क्या ये सही है? अगर आप ध्यान से देखेंगे तो क्या ब्राजील ज्यादा प्रोड्यूस करता है यूएसए से? आंसर इज नहीं, जो यूएसए है वो ज्यादा प्रोड्यूस करता है इथेनॉल। अनलाइक यूएसए वेयर कॉर्न इज प्रिंसिपल फीड स्टॉक फॉर इथेनॉल, शुगर केन इज प्रिंसिपल फीड स्टॉक फॉर इथेनॉल। क्या ये सही है? एब्सोल्युटली दिस इज राइट। तो जो यूएसए है वो क्या होता है, वो जीएम क्रॉप का यूज करता है कॉर्न में, तो इससे उसकी इथेनॉल ब्लेंडिंग ज्यादा होती है। इसी वजह से वर्ल्ड में सबसे ज्यादा इथेनॉल प्रोडक्शन वही करता है। तो यहाँ पे फर्स्ट स्टेटमेंट गलत हो जाएगा, तो आप डायरेक्टली आंसर पे आ जाएंगे फोर्थ पे। ठीक है, चलो अब बात करते हैं CDS 2 2022 पे सवाल क्या पूछा गया है। भैया 10% इथेनॉल की जो बात करते हैं वो किस क्रॉप से आता है? तो अब ऑब्वियस सी बात है, मेज, शुगर, वाइन, कसावा किससे आएगा? अब आप एक बार अटेम्प्ट करने की कोशिश करिए। यहाँ पे 10% इथेनॉल ब्लेंडिंग जो है वो हमने अहेड ऑफ टारगेट अचीव कर ली थी, तो इसका श्रेय किसको जाता है, किस वजह से? तो यहाँ पे मेज तो अब आ रहा है ना, शुगर केन आपको पता है बहुत पहले से चल रहा है। ठीक है, चलो अब बात करते हैं हम लोग नेक्स्ट आर्टिकल पे। नेक्स्ट आर्टिकल बात करता है यहाँ पे क्लाइमेट चेंज और डेवलपमेंट जो है, इन दोनों के बीच का जो बैलेंस कैसे आ सकता है। तो धीरे धीरे कहा जा रहा है क्लाइमेट चेंज से क्या होगा, सीरियस इंपैक्ट होगा, लेकिन इतना इंपैक्ट भी नहीं होगा कि पूरी की पूरी सभ्यता ही कोलैप्स हो जाएगी। तो इंडिया का इकोनॉमिक सर्वे कहता है कि भैया हम इनोवेशन पे, टारगेटेड इन्वेस्टमेंट पे हम फोकस करेंगे। हम ये नहीं करेंगे एकदम हार्श ग्रोथ रेस्ट्रिक्टिंग कंट्रोल कर देंगे, जैसे ईयू ने कहा है हम लोग अब क्लाइमेट चेंज को रोकेंगे, पूरी कार्बन एमिशन को खत्म कर देंगे, अब हम पूरी तरीके से डीकार्बोनाइज कर देंगे हर एक इंडस्ट्रीज को। ये नहीं करेंगे। इससे क्या होगा, इससे हमारी इकोनॉमी कोलैप्स हो सकती है। ठीक है, तो इन्होंने कहा हम अडेप्टेशन करेंगे, ये नहीं होगा कि हम प्रॉपर तरीके से एकदम खत्म कर देंगे उस चीज को, क्योंकि उन्होंने कहा है मिटिगेशन तो होगा, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि डेवलपमेंट गोल ही हम साइड कर देंगे, बस कार्बन एमिशन को हमें वो करना है। और इसके पीछे रेशनल ये कहा है क्योंकि फिस्कल रिसोर्सेज जो हैं हमारे पास लिमिटेड, उसका फोकस होना चाहिए हेल्थ पे, एग्री पे और पॉवर्टी रिडक्शन पे। अगर हम रैपिड एमिशन कट करेंगे तो उससे जो ग्रोथ है डेवलपिंग कंट्रीज में वो इंपैक्ट हो सकती है। ठीक है, तो ये बेसिक चीज है जो आपको पता होनी चाहिए। नेक्स्ट आर्टिकल पे आते हैं, ये बात कर रहा है ग्लोबलाइजेशन के ऊपर। क्या ग्लोबलाइजेशन खत्म हो चुका है? क्या आपका जो मर्सेंटालिज्म होता है क्या वो रिटर्न आ चुका है? तो इसका अर्थ क्या है पहले समझिए। अगर आप ध्यान देंगे ग्लोबलाइजेशन क्या कहता है, आप देखोगे पोस्ट 1991 का जो एरा था वो किसके ऊपर बात करता है। यहाँ पे LPG पॉलिसीज आई थी जिसमें एक कंट्री दूसरी कंट्री के साथ कनेक्ट हुई थी, शेयर एक्सचेंज हुए थे, टेक के एक्सचेंज हुए थे, इंपोर्ट एक्सपोर्ट के प्रॉपर तरीके से हुआ था। लेकिन अब ये हो रहा है कि ग्लोबलाइजेशन को आपका कैसे होता है, लिबरल रूल बेस्ड कोऑपरेटिव सिस्टम के तरीके से देखा जाता था, लेकिन प्रेजेंट में ये देखा जा रहा है कि सब कुछ अब खत्म हो रहा है धीरे धीरे। अब ये जो है मर्केंटालिज्म या आप कह सकते हो मर्केंटलिज्म के द्वारा ये रिप्लेस हो रहा है। व्हाट डज इट मीन? इट मीन्स कि यहाँ पे अब कंट्रीज अपना सेल्फ प्रॉफिट देख रही हैं, क्योंकि उनका मतलब ये है क्योंकि जो ट्रेड है वो स्टेट की पावर बन चुकी है, कंट्री ट्रेड का इस्तेमाल कर रही है, जिसके पास सरप्लस है उसको कहा जा रहा है भैया बड़ा मजबूत है। ऐसे ट्रम्प क्या कर रहे हैं, वो टैरिफ थ्रेट दे रहे हैं, ट्रेड टैक्टिक्स को यूज कर रहे हैं, जिससे क्या हो रहा है जो बायलैटरल रिलेशनशिप है, ग्लोबलाइजेशन का जो बेनिफिट है, ग्लोबलाइजेशन के जो प्रिंसिपल्स हैं वो सब वायलेट हो रहे हैं। तो यहां पे पॉइंट लिखा है क्यों ग्लोबलाइजेशन कोलैप्स कहा जा रहा है, क्योंकि इकोनॉमिक इम्बैलेंस आ रहा है, चाइना का राइस हुआ है, इरोजन ऑफ रेस्ट्रेंट आ रहा है। अब धीरे धीरे क्या हो रहा है, जो पावर होती थी अब वो प्रॉपर तरीके से जस्टिफाई नहीं हो रही है वाई डेमोक्रेसी और ह्यूमैनिटेरियन नॉर्म्स, अब जस्टिफाई हो रही है कौन कितना इकोनॉमिक्स में कर रहा है। अब धीरे धीरे सारी जो कंट्रीज हैं वो अपना सीधे बोल रही है भैया हमारा नेशनल इंटरेस्ट ये है, हम तो ऐसा काम करेंगे, बाकी आपको जो जो करना है वो सारी चीजें आप कर लीजिए। तो ये सारी चीजें शो करती हैं कैसे ग्लोबलाइजेशन अब अलग हो रहा है। तो सवाल होता है इसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा? इम्पैक्ट तो ये पड़ेगा कि जो मल्टीलैटरल इंस्टीट्यूशंस हैं वो वीक हो जाएंगे, कोऑपरेशन ये सारी चीजें अब कंडीशनल हो जाएंगी, जो एड मिलते थे वो कंडीशनल हो जाएंगे और डोनर के इंटरेस्ट पे होगा। और एग्जांपल आपने देखा 60+ इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन से यूएसए ने विड्रॉ किया है। ये क्या शो कर रहा है? ये शो कर रहा है कि यूएसए अपने
अपने मतलब के हिसाब से अब चीज़ें कर रहा है। उन्होंने कहा जो डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं वो कलेक्टिव बार्गेनिंग पावर को अब लूज़ कर सकती हैं, जिसमें क्लाइमेट फाइनेंस की बात होती है। तो सवाल है इसमें इंडिया की क्या पोजीशन है? जब ग्लोबलाइजेशन ओवर हो रहा है तो इससे इंडिया पे क्या इम्पैक्ट पड़ सकता है? पहली चीज़ तो ये है कि भैया जो जियोपॉलिटिक्स की बात की जाए तो इंडिया इतना ज़्यादा बड़ा है कि इंडिया को इग्नोर तो नहीं किया जा सकता है, लेकिन इतना भी इंडिया बड़ा नहीं है, या फिर आप बड़ा होने का सेंस आप उसकी पॉपुलेशन से मत देखिए, यहाँ बात हो रही है इकोनॉमी के सेंस में। तो इतनी बड़ी भी इकोनॉमी नहीं है जिससे इतना मैटर किया जा सके ग्लोबलाइजेशन के एस्पेक्ट में देखा जाए। अब ये एडिटोरियल का टेक है इसमें जो कहा गया है, क्योंकि यहाँ पे कहा है इन्होंने कि भैया जो इंडिया ने डेमोग्राफिक डिविडेंड को प्रोडक्टिविटी में कन्वर्ट करने का चांस था वो मिस कर दिया है। बहुत ज़्यादा डीप इनइक्वालिटी है और स्टेट की कैपेसिटी लो है, लेकिन अभी भी कह रहे हैं इंडिया की पास अपॉर्चुनिटी है कि डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर को, रिन्यूएबल सर्विसेज, डिसेंट्रलाइज्ड डेमोक्रेसी का अगर इस्तेमाल करेंगे तो इससे हम क्या कर सकते हैं, हम दोबारा जो ग्लोबलाइजेशन खत्म हो रहा है, जो धीरे धीरे उसका इंपैक्ट पड़ रहा है, उसको हम सही कर सकते हैं। ठीक है, चलो अब बात करते हैं प्लेसेस इन न्यूज़ के ऊपर। ये आपका काओशियोंग जो एरिया है ये कहाँ पे है? ताइवान में है। आपको सिंपल इतना ही पता होना चाहिए, ये काओशियोंग जो एरिया है ये कहाँ पे आएगा? ताइवान में आता है। अब यूपीएससी में डायरेक्टली वो रिप्लेस कैसे कर देंगे? बोल देंगे साउथ कोरिया, क्योंकि आपको पता है ऑब्वियसली बात चाइना जैसा लग रहा है, या तो चाइना लिख देंगे। कहाँ पे आएगा? ये ताइवान में, या फिर वियतनाम लिख देंगे। तो कुछ ऐसे टर्म्स होते हैं जो आपको जनरली पता होने चाहिए, जिससे अगर आपके सामने मैचिंग पेयर आए तो आप उसको समझ के सही आंसर कर सको। आई होप आपको आर्टिकल से मदद मिली होगी। Thank you so much for watching this video.